ऑर्डर ऑर्डर। सभी हाजरीन खामोश रहें, ये अदालत है। माय लॉर्ड, अब तक की कार्रवाई से मुल्जिम का फहश होना साबित होता है। मेरी अदालत से गुजारिश है कि समाज में फहशी फैलाने के जुर्म में मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फैसला सुनाने से पहले मुल्जिम अगर अपने दिफा में कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है। मैं बस इतना कहूंगा कि अगर आपको मेरी कहानियां बेहया लगती हैं तो आप जिस मुआशरे में रहते हैं वो बेहया है। मेरी कहानियां सिर्फ इस मुआशरे का अक्स हैं। नीम के पत्ते कड़वे सही पर खून साफ जरूर करते हैं, और तारीख में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सच बोलने वाले शख्स को अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ी हो। मैं अपने अफसानों में वही लिखता हूं जो अपने आसपास मुआशरे में देखता हूं। एक फहश मुसन्निफ, शराबी, बददिमाग और मगरूर, और उससे भी बढ़कर एक गैर जिम्मेदार इंसान। ये कुछ ऐसे संगीन लक़ब थे जिससे ज़माने ने हमारे आज के किरदार को वक्तन फ़वक्तन नवाजा था। इस किरदार का एक और तारुफ ज़माने के रूबरू था। वो था एक बेबाक अफसाना निगार और निडर राइटर के तौर पे। अब कौन सा सच सच है और किस बात में झूठ छुपा है, वो तारीख तय करेगी। 42 साल, 8 महीने और 10 दिन, कुछ अपनी कहानियों की तरह ही मंटो की जिंदगी पेचदार, दिल खराश और मुख्तसर थी। इस मुख्तसर सी जिंदगी में ना तो मंटो ने जमाने के दिए हुए जख्मों का ख्याल किया और ना ही अपनी सेहत का। एक बेनियाज शख्स की तरह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे ही गुजारी। पर कम वक्फे की इस जिंदगी में मंटो को काफी शोहरत हासिल हुई और काफी कंट्रोवर्सी से भी सामना हुआ। मेरा नाम है अलिफ और मैं कहानियां सुनाता हूं। किस्से कहानियां सीजन 3 का ये सफर जारी है और आज के पड़ाव में पेश खिदमत है सादत हसन मंटो की कहानी, मंटो की ही ज़बानी। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद ये गुमान किया जा सकता है कि आपने मेरी कहानियां पढ़ी होंगी, या शायद मेरा नाम किसी नक़ाद या क्रिटिक के ज़ुबान से सुना होगा। मेरा पूरा नाम सादत हसन मंटो है और मैं साल 1912 में लुधियाना में पैदा हुआ, जो कि अब यानी आज हिंदुस्तान का हिस्सा है। मेरे आबाओ अजदाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे और मेरे वालिद साहब मौलवी ग़ुलाम हुसैन एक काजी यानी जज थे। शायद उनके पेशे की वजह से वो मुझ पर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और मेरे लड़कपन से ही एक जज ज़्यादा और नर्म तबीयत वालिद कम थे। वालिद के सख्त मिजाज ने शायद मंटो को वो मंटो बनाया जिसे हम उनकी कहानियों से जानते हैं। तबीयत में ऐसी ही नरमी और ऐसी ही गर्मी, मैं इसे बदल नहीं सकता। तबीयत में रेबेलियन यानी बगावत का बीज तो बचपन में ही डल चुका था और फिर उनके आसपास के हालात उस बगावत को हवा देते रहे। अगर आपको मेरी कहानियां सुनकर ये लग रहा होगा कि मैं अपनी तालीम में, एजुकेशन में अव्वल रहा हूँगा, तो आपको बताता चलूं कि मैं 10वीं में 2 बार फेल हुआ था, फिर तीसरी बार मुश्किलन 3rd डिवीज़न में पास हुआ। मेरे बारे में अमूमन ये कहा जाता है कि मेरे मिजाज में बगावत थी, पर वो सिर्फ एक पहलू था। मेरी जिंदगी के बीच के साल जो जवानी में बीते वो हर एक खुशमिजाज इंसान की तरह ही बीते। ऐसा करते हैं कि अशोक के बैग में मेंढक रख लेते हैं। अगर आप मेरे स्कूल के दोस्तों से पता करें तो आपको मालूम होगा कि मैं मज़ाहिया और उनके साथ छेड़खानियों में पीछे नहीं था। पूरा स्कूल मेरी शरारतों से परेशान रहता था। 10वीं के बाद मुझे अलीगढ़ भेजा गया था ताकि मैं आगे की पढ़ाई अलीगढ़ के मुहज़्ज़ब माहौल में कर सकूं, पर मैं वहां से टीबी के बहाने निकल आया। जवानी में अपनी शरारतों का अफसोस नहीं रहता। खैर, मेरी आगे की कहानी मेरी अब तक की कहानी से कदरे मुख्तलिफ है।
अलीगढ़ के बाद मंटो FA की पढ़ाई करने लगे, पर उसमें भी हाथ तंग ही रहा। कुछ रईसों की सोहबत में शराब और जुए की आदत लग गई। ये उनकी जिंदगी का ऐसा मोड़ था जिसने उनकी जाती जिंदगी को आगे जाकर बहुत मुतासिर किया। पर इस सारे हंगामे के बीच में एक रोशनी की किरण भी दिखाई दी। अलीगढ़ से निकलने के बाद मेरा सामना जिंदगी के कई पहलुओं से हुआ जिनसे अब तक मैं बेखबर था। मेरा उन दिनों एक होटल में काफ़ी आना जाना रहता था और एक रात मेरी मुलाकात वहाँ अलीग बारी से हुई। बारी साहब उस वक्त मसावात मैगजीन के मुदीर यानी एडिटर थे। उन्होंने शायद मेरे अंदर की बेचैनी और मेरी जहनी सलाहियतों को भांप लिया था। बारी मेरे लिए एक शफीक उस्ताद और रफीक दोस्त साबित हुए। उन्होंने मुझे ऑस्कर वाइल्ड और विक्टर ह्यूगो जैसे बेहतरीन मुसन्निफों को पढ़ने की सलाह दी। इस तरह के राइटर्स को पढ़कर मेरे जहन की वुसअतों में इजाफा हुआ। कोशिश तो करते हैं। मैंने आगे जाकर बारी साहब की दरख्वास्त पर विक्टर ह्यूगो की किताब द लास्ट डेज ऑफ द कंडेम्ड का उर्दू तर्जुमा किया। अब वो आपके सामने सर गुज़िश्ता असीर के नाम से मौजूद है। आपको जानकर हैरत होगी कि वो तर्जुमा मैंने सिर्फ 15 दिन के अंदर मुकम्मल कर दिया था। बारी साहब ही उसके एडिटर थे। ये राइटिंग की दुनिया में मेरा पहला कदम था। 10वीं के इम्तिहान में फेल लड़का एक राइटर बन चुका था। मंटो ने अपनी पहली कहानी तमाशा 1934 में लिखी। कलम और कागज के सफर का अगला पड़ाव बंबई था। इस बड़े शहर की हवा मंटो के उड़ान के लिए कारगर थी, और फिर यही हवा तूफान बनकर उनकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर धकेलती रही। मुंबई से मेरा ताल्लुक अजीब सा था। इस शहर ने मुझे बनाया भी और बर्बाद करने की भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। पर शहर को मैं ज्यादातर अच्छा ही शुमार करूंगा। एक मुसन्निफ, एक नॉवल निगार, एक एडिटर की हैसियत से मेरा सामना समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से हुआ। कुछ जिंदगी के मानिंद कड़वे घूंट जैसे थे और कुछ ख्वाबों जितने मीठे थे। मंटो ने बंबई की माया नगरी में अपना फिल्मी सफर तय किया और बड़े पर्दे को अपना कैनवस बनाया। वो बंबई की रिहाइश के वक्त बड़े पर्दे के लिए एक के बाद एक ड्रामे लिखते रहे। इस दौरान उनकी जिंदगी में एक नया नाम जुड़ता है, सफिया। सफिया सुनो तो सही। हाँ ठीक है। मैंने मुंबई की रिहाइश के वक्त कई फिल्में और कई ड्रामे लिखे। लोगों ने मेरे काम को काफी हद तक सराहा भी, पर शायद मेरे काम की वजह से मैंने काफी दुश्मन कमा लिए थे। अब अम्मी के असरार पर सफिया से मेरा निकाह हुआ। वैसे हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते नहीं थे, पर वो मुझे काफी हद तक समझती थी। या शायद ये उसकी मजबूरी रही होगी। वो एक ऐसे शख्स से जुड़ चुकी थी जिसे शराब और जुए की लत लग चुकी थी और जिसे लोग हद से ज्यादा गैर जिम्मेदार मानते थे। मैं काश और अगर वाली दुनिया का कासिर नहीं हूं। जमाने ने कभी मेरी कदर नहीं की और मैं इस बात का मातम नहीं कर रहा। जमाने का क्या है, वो तो किसी को भी मुजरिम ठहरा दे। इस दुनिया की रीत है कि या तो दुनिया वालों के सामने जी हुजूरी करो या उनके दिए हुए जख्म सहते रहो। मेरी तबीयत किसी की जी हजूरी करने पर ना कभी मायल थी ना होगी। बाकी रहा सवाल सफिया और मेरी शराब की आदत का। दोनों मेरे वफादार रहे, आखिरी दम तक मेरे साथ चलते रहे। मैं दोनों को अपना अजीज मानता हूं और अगर इसके लिए मुझे किसी कटघरे में खड़ा किया जाता है तो मैं एतराफ करता हूं कि मैं कसूरवार हूं। मंटो की बगावत अपने पराये सब तरह के लोगों से थी। रिश्तेदारों ने खराब आदतों के चलते रिश्ता तोड़ दिया। मैं ये लाइनें सच बदल नहीं सकता। अगर आपको चाहिए तो ठीक, नहीं चाहिए तो मैं खुद कर। और राइटिंग में बेबाकी के रहते बार बार नौकरी छोड़नी पड़ी। माली हालात खराब होते रहे और तबीयत में ज्यादा बगावत पैदा होती रही। मंटो की राइटिंग में इस बगावत का असली असर 1947 में
पार्टीशन के वक्त से दिखने लगा। जिंदगी में मैंने जितने मराहिल तय किए थे उनमें सबसे ज्यादा दर्दनाक मरहला 1947 की तकसीम का था। इंसानी जान कौड़ियों के भाव बिक रही थी। मार धार, कत्ल गारत और जुदाई, ऐसा कोई दर्द नहीं था जो इन बागी आंखों ने तकसीम के वक्त देखा ना हो। हिंदुस्तान आजाद तो हुआ था, पर इंसानियत मर गई थी। मैं मजबूर था और मेरा कलम हू बहू वो दर्द अपने अल्फाज में बयां करता रहा। मेरी बीवी, मेरे बच्चे लाहौर अपने रिश्तेदारों से मिलने गए थे और वहीं जाकर फंस गए। वो जुदाई मुझसे बर्दाश्त न हुई और मैं 1948 में बिना किसी को बताए बंबई छोड़कर लाहौर चला आया। रातों रात लाखों लोगों की तरह मंटो भी एक महाजिर बन गए। जिंदगी के इस मुश्किल पड़ाव पे बाकी लोगों की तरह उन्हें भी एक नई शुरुआत करनी पड़ी। वो कहानी समाज का आईना है, जो हम देखते हैं जो हमारे बीच हो रही है, वो लिखने में क्या हर्ज है। लाहौर पहुंचकर मंटो का कलम और संजीदा होता गया। ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। इल्जाम तो ये भी लगा कि वो अपने कलम से फहाशी को फरोग दे रहे हैं। फहाशी? मैंने सिर्फ और ये समाज के लिए, उस वक्त के लोगों के लिए खुश आइन बात नहीं थी। फहाशी तो मेरे दिमाग की पैदावार नहीं थी। मेरी आंखें अपने आसपास पड़ी और जो हकीकत दिखी वही लोगों के सामने बयां करता रहा। अगर आप आईने में दिख रही सूरत को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसमें आईने का कसूर नहीं, बल्कि सच तो यह है कि आपकी सूरत फिर नाकाबिले बर्दाश्त है। समाज में दिन दहाड़े जो लोग शराफत का चोगा पहने घूमते हैं, रात की आड़ में अपनी हैवानियत आया कर देते हैं। अगर सच कहना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं और फहश भी हूं। आप सादत हसन मंटो हैं? जी हाँ। आपको गिरफ्तार किया जाता है। किस जुर्म में? क्या किया है? मंटो का यही बागीपन उनको कोर्ट कचहरी तक ले गया। ऑर्डर ऑर्डर। उनके ऊपर फहाशी के 6 मुकदमात चले और सजा के तौर पर एक बार 3 माह की जेल हुई और कई बार जुर्माना भी हुआ। लाहौर शहर में उनके हामी बहुत कम ही लोग थे। मंटो की जिंदगी के आखिरी साल बेहद दर्दनाक और अफसरदा हालात में गुजरे। दुनिया के हिसाब से वो बददिमाग तो थे ही, अब उनको पागल करार देकर पागल खाने तक पहुंचवाया गया। पर्सनल लाइफ शराब की आदत से दरहम बरहम थी लोगों को और जिंदगी को बर्दाश्त करना है तो थोड़ा तो पीना और उनके काम के मद्दाह कम और क्रिटिक्स ज्यादा थे। सही कर रहे हो, लेकिन उसका खामियाजा भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम्हें थोड़ा सा हसास है। तो क्या हुआ? अगर कलम उठाया है तो सच का सामना भी करेंगे। इन सारे हालात ने मंटो को और ज्यादा अफसरदा बना दिया था। घर तो जाते ही रहेंगे, घर कहाँ छूटा जा रहा है। तुम्हें एक जाम वाकई ये भी है कि जमाने की नजर में वो ना तो एक कामयाब वालिद बन सके और ना ही एक कामयाब शौहर। ये सरासर झूठ है कि मैं अपनी निजी जिंदगी में एक नाकाम शख्स रहा। मैंने अजहद कोशिश की अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दे सकूं और वो मोहब्बत दे सकूं जिसके वो हकदार है, पर किस्मत मेरे साथ नहीं थी। मैं इस बात से वाकिफ था कि मेरी सारी कोशिशों के बावजूद उनको पूरा प्यार नहीं मिल पाया। अगर मुझे किसी बात का अफसोस रहेगा तो ये कि मैं सफिया को और बच्चों के साथ और वक्त नहीं बिता सका। मंटो का किताबों और कलम से लगाव बचपन से था। उनके बचपन की एक कहानी मशहूर है। एक शाम दोपहर को मंटो किताबों के ढेर में मशगूल है। कुछ वक्त में जब मंटो लाइब्रेरी से निकल रहा होता है तो लाइब्रेरियन मंटो के कपड़ों में छुपी किताब देखता है। किताब चुराने के सिलसिले में जब लाइब्रेरियन मंटो से गर्म लहजे में सवाल करता है तो मंटो बिना किसी शर्मिंदगी के
पुरएतमाद लहजे में जवाब देता है, किताबें पढ़ने के लिए होती हैं, धूल खाने के लिए नहीं। मंटो का जवाब सिर्फ एक दिफा नहीं था, यह उनका फलसफा था। आगे जाकर मंटो सारी उम्र मुआशरे के कवायदों को चैलेंज करता रहा, उस तलखी को बयान करता रहा और अदबी दुनिया के हर कानून को तोड़ दिया। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल। पागल खानों में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माऊफ नहीं हुआ था, इस मुकसमे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर वो पाकिस्तान में हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे? अपनी 20 साला अदबी जिंदगी में मंटो ने 270 अफसाने और करीबन 100 ड्रामे लिखे। टोबा टेक सिंह, भू, ठंडा गोश्त जैसी चोटी की कहानियां मंटो के कलम से लोगों के जहन में बस गई। उर्दू अफसाना निगारी में मंटो एक चोटी के राइटर माने जाते हैं। अदबी हलकों में मंटो ने अपने अल्फाज, अपने ख्यालात से तहलका मचा दिया था और उसकी गूंज अदबी हलकों में अब तक सुनाई देती। पाकिस्तान में उनके ऊपर 3 मुकदमात चले और फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशाने इम्तियाज से भी नवाजा। जनवरी 1955 में मंटो का इंतकाल होता है, पर इस इंतकाल के 6 माह कबल 18 अगस्त 1954 में उन्होंने अपनी मौत के लिए अपने अंदाज में जफर जुबैरी की ऑटोग्राफ बुक पे ये कतबा लिखा था, यहाँ सादत हसन मंटो दफन है। उसके सीने में फन अफसाना निगारी के सारे असरार और रमूज दफन है। वो अब भी मानो मिट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। अपनी कहानियों की तरह ही मंटो की जिंदगी कड़वे सच की तरह लोगों के सामने रही, या यूं कहे कि उनकी जिंदगी उनकी कहानियों के किरदार जैसी ही गुजरी। अब मंटो फहाश थे या हकीकत निगार, एक कामयाब राइटर थे या बददिमाग इंसान, ये तारीख तय करेगी। किस्से कहानियां सीजन 3 एक ड्रामाटाइज पॉडकास्ट है और इसका यह एपिसोड आप द क्विंट पर सुन रहे थे। इस एपिसोड में मंटो का किरदार शादाब मोइजी ने अदा किया है। एपिसोड के एडिशनल कास्ट में है मोहन कुमार और अजय राणा। एपिसोड को प्रोड्यूस, एडिट और स्क्रिप्ट किया है मैंने, यानी अलिफ ने। इस एपिसोड के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है रितु कपूर और शैली वालिया। अगर आपको मंटो की यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। मैं जल्द लौट आऊंगा एक नए एपिसोड में लेकर एक नई कहानी, एक नया किस्सा। तब तक के लिए विदा।